नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। लोकतंत्र के महापर्व के आज नतीजे आए, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के नतीजे आ चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से ही। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी क्योंकि अब बीजेपी मुख्यालय तमाम बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर में वो वहां पर पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जैसे कि जानकारी हमारे सहयोगी ने पहुंचाई थी। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, यानी कि अमित शाह जो पहुंचे वहां पर, वहां उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री कुछ देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने 27 सालों का सूखा खत्म किया। और यही वजह है कि वही जोश, वही खरोश होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। इस जीत को बड़े पैमाने पर ले जाने का प्लान है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जीत है दिल्ली के अंदर। इतने बरसों के बाद, लगभग 2.5 दशक के बाद अगर ये जीत मिली है तो अपने आप में एक बड़ी जीत हो जाती है। और उसको उसी तरीके से मनाने के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उन्हीं की अगुवाई में चुनावी वेथनी पार करने का जो प्रयास किया, वो पार होता हुआ दिल्ली के अंदर नजर आया। और वो भी ऐसे वक्त में, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था पूरे देश के अंदर। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें हों, लेकिन तमाम एग्जिट पोल ने एग्जैक्टली यही एग्जिट पोल को एग्जिट पोल में बदल दिया। चलिए सीधा रुख करते हैं। धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जुड़ गए हैं। धर्मवीर प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। जी धन्यवाद आपका। धर्मवीर प्रजापति जी, सबसे पहले तो मुस्कान आपके चेहरे पर है ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज दोनों हाथों में लड्डू है। निश्चित रूप से बहुत लंबे कार्यकाल के बाद में दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली है। और जो जी। मिल्कीपर का चुनाव था, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, वो भी एक पूरे राष्ट्र की निगाह वहाँ थी। जी। और बड़ी ऐतिहासिक जीत वहाँ भी हुई है। तो निश्चित रूप से खुशी का माहौल है और कार्यकर्ताओं में, सभी में उत्साह भी है। हम्म। धर्मवीर जी, मिल्कीपुर का अगर हम जिक्र जी करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाइन चलती है कि बदलापुर जो है वो पूरा हो गया। तो क्या ये माने कि एक जो स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया जा रहा था, उसमें वो फेल हो गए। लेकिन यहाँ जीत का श्रेय या फिर जीत की एक बड़ी जो स्थिति है, उसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं आप? क्या कारण है ये बड़ी जीत का? देखिए मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार के मंत्रीगण और हमारा संगठन वहाँ पूरी तैयारी के साथ और नीचे धरातल तक उन्होंने काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में विपक्ष को जो जी। कुछ कामयाबी मिली थी, उसके अहंकार में विपक्ष चूर था और वो जनता की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा था। हमारे संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर के धरातल पे नीचे जाकर के जनता के बीच में काम किया। और उसका परिणाम रहा कि एक बहुत बड़ी जीत चुनाव में हमें मिली है। और कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उत्तर प्रदेश में। और एक, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जी। अयोध्या का जिस तरह से चर्चा विपक्ष ने की थी, हाँ। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में, हमारे में उस समय निराशा थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और मैंने देख रहा हूँ कि अयोध्या के वहाँ संतों में भी बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। कई जी। संतों के बयान भी आए हैं कि उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। जी। रणवीर जी, लेकिन मैं यहाँ कह सकता क्योंकि हूँ कि विपक्ष उत्तर का प्रदेश के, जिक्र अलग तरीके का है। विपक्ष ने, क्योंकि शुरुआत में जब नतीजे भी नहीं आए थे, जी उसके बाद से एग्जिट पोल के बाद से ही चीजें थोड़ी सी बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं। खुद अखिलेश यादव सामने आ गए, वो तो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग खत्म हो गया। कफन तक का एक पोस्ट कर दिया। इसको किस तरीके से देखें? क्या वाकई लोकतंत्र पर वो भरोसा नहीं इन लोगों को? नहीं, वो समझ गए थे कि हम वहाँ हारने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी पर दोषारोपण तो करना ही था। लेकिन हार स्वीकार करना चाहिए। जनता का जो आशीर्वाद मिले उसे समझना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। लेकिन ये जीत मैं का कह श्रेय सकता हूँ कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी की, जी। जी। जी, अपनी बात देखिए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार प्रयास वहाँ, और मंत्रीगणों का, और हमारे संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष जी हों चाहे हमारे संगठन महामंत्री हों, सभी का प्रयास रहा है। और वहाँ जो भी हमारे नेतागण लगे,
मंत्रीगण लगे, संगठन लगा और कार्यकर्ताओं का जो मैं कह सकता हूँ दिल से काम करना और जनता का आशीर्वाद मिला है, ये सबका एक मैं कह सकता हूँ सामूहिक प्रयास रहा, उसका परिणाम रहा। जाहिर सी बात है धर्मवीर जी कि कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी है, यही एक वजह भी है शायद कि अपना बूथ अजीत प्रसाद नहीं बचा पाए। क्या माने यही इसके मायने हैं? निश्चित रूप से वो मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है कि वो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी के चाहे मंत्रीगण हों, चाहे कोई राष्ट्रीय नेता हों, चाहे हमारे प्रदेश के बड़े नेता हों, हम मानते हैं कि पहले हम एक पार्टी के सिपाही हैं, बाद में मंत्री हैं। तो सभी ने इसी रूप से काम किया है, वहाँ एक कार्यकर्ता बन के काम किया है, उसका परिणाम रहा है कि हम बहुत अच्छे वोटों से वहाँ जीते हैं। धर्मवीर जी, एक नेगेटिव कैंपेनिंग का जिक्र होना शुरू हुआ क्योंकि नेगेटिव कैंपेनिंग हुई महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ में भगदड़ हुई, एक हादसा होता है, उसके बाद उसको एक कहा जाता है कि इसमें फेल्योर सरकार का रहा, उसको भुनाने का प्रयास संसद तक किया गया अखिलेश यादव की ओर से। तो क्या ये नेगेटिव कैंपेनिंग की वजह से एक बड़ा नुकसान भी उनको हो गया कि जो करना चाहते थे उसमें वो कामयाब भी नहीं हो पाए? देखिए, निश्चित रूप से तमाम तरह के बयान ऐसे आए कि जहां हमारे श्रद्धालुगण वहाँ महाकुंभ में जा रहे थे हाँ। और कई नेगेटिव ऐसे बयान आए जिससे मैं कह सकता हूँ कि देश की जनता, प्रदेश की जनता सब समझ रही थी और जान रही थी। रही हादसा हुआ, उसका सबको खेद है और संवेदना है सबकी उनके प्रति, जिनके जो श्रद्धालु हमारे पुण्यात्माएं हमारे बीच में नहीं रही और जो चोटिल हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वयं गए वहाँ जा कर के चोटिलों से मिले भी और संवेदनाएं व्यक्त की। तो सरकार ने अपना काम पूरी तरह से वहाँ पूरी और बहुत जल्दी कवर भी किया और फिर पूरी तरह से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय निगाह लगाए रहे कि इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो दुर्घटना की। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी सरकार की तरह से जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया और उसके बावजूद भी अगर मैं कह सकता हूँ कि प्रयास किया विपक्ष ने कि उसको जी। नेगेटिव ले जाने के लिए, लेकिन प्रदेश की जनता ने सब समझा, जाना और उसका परिणाम रहा कि जिससे उनका नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा मंत्री जी, क्योंकि मिल्कीपुर के अलावा आज बड़ी जीत, प्रचंड जीत, जिसको लेकर खुद अब देश के प्रधानमंत्री कुछ देर में संबोधित करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को दिल्ली में मिली है। उस दिल्ली की जीत का श्रेय आप किसको देंगे? क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि लगभग 2.5 दशकों का जो एक वक्त है उसके बाद ये प्रचंड जीत मिल पाई बीजेपी को। बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत लंबे अंतराल के बाद में हमें केंद्र में दिल्ली में जीत मिली है और मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं कह सकता हूँ हमारे रणनीति कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहाँ दिल्ली में जितने भी हमारे नेता लगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं कह सकता हूँ सबको श्रेय जाता है जी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है जनता ने। हाँ। और वहाँ उन्होंने जनता ने माना कि केजरीवाल जी का जो झूठ और मैं कह सकता हूँ कि झूठ और लूट दोनों को दिल्ली की जनता ने समझा और समझने के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया, उनकी विकास की नीति को ऊपर भरोसा किया है और प्रचंड बहुमत हमें दिया है। मैं हृदय से दिल्ली की जनता का साधुवाद करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस रणनीति के साथ दिल्ली में चुनाव की रणनीति बनाई और हमें कामयाबी मिली। मंत्री जी, क्या कुछ इनपुट भी कुछ तो आ गए होंगे क्योंकि हर किसी के जहन में एक सवाल है और वो सवाल हमारे जहन में भी है, जनता के जहन में भी है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो देश की राजधानी की सल्तनत को संभालेगा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत बुद्धिमान है। हाँ। और मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत लंबी सोच की योजना, लंबी दूर की योजना बनाते हैं और दूर की सोच रखते हैं। हाँ। बहुत दूरदृष्टा हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व। जी। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी पूरी योजनाबद्ध और दिल्ली को कैसे विकास की धारा में जोड़ा जाए, कैसे दिल्ली में दिल्ली का प्रदेश आगे बढ़े, कैसे दिल्ली का विकास हो, कैसे दिल्ली की समस्याओं से समाधान किया जाए, उस पर सब पे विचार करके शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा और वो सब कुछ स्वीकार होगा। जी। जी।
धर्मवीर प्रजापति जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र पूरे कैंपेनिंग के दरमियान हुआ दिल्ली के अंदर। खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने भी यमुना जी का जिक्र किया। आप खुद ब्रज क्षेत्र से भी आते हैं, तो ब्रज में तो अविरल और स्वच्छ यमुना है, मथुरा का अगर मैं जिक्र करूं, लेकिन दिल्ली में जब आते हैं, प्रवेश करती है यमुना, तो वहां उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और अलग अलग वीडियोज निकलकर सामने आते हैं। अब एक बड़ी चुनौती देखिए आपके सामने, देखिए दिल्ली में हम भी जब जाते हैं और जब यमुना जी को हम क्रॉस करते हैं तो इतना प्रदूषण हम लोगों को भी दिखता है, रोड से भी चलते में दिखता है। और केजरीवाल जी ने बहुत पहले कहा था जब चुनाव में जा रहे थे जी, कि मैं यमुना जी को साफ करूंगा और उसमें डुबकी भी लगाऊंगा। हमारी पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में पूरी सरकार ने और हमारे कई वरिष्ठ नेता, हमारे चाहे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री हों, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सब ने डुबकी लगाई है वहाँ। हाँ, अगर केजरीवाल काम करते वहाँ तो एक दिन जाके देखते यमुना जी में, तो नहाने की बात छोड़ी, जाकर भी देखते तो पता लगता कि यमुना जी की स्थिति वहाँ क्या है। उन्होंने यमुना जी पे काम ही नहीं किया, केवल लोगों को फरेब में लिया, झूठ हालांकि बोला उन्होंने सरेंडर यमुना किया जी बाद को में। हम उन्होंने सफाई कहा भी कि करेंगे। मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाया, अगली बार मौका मिलेगा तो जरूर ये वादा पूरा करूंगा। ये बात उन्होंने हालांकि जरूर की जनता के बीच। हाँ, तो आप 12 साल सत्ता में रहे लगातार, और हर बार यही रहा उनका कि मैं अब क्या आऊँगा तो गंगा की यमुना की सफाई करूँगा। हर बार ये प्रयास रहा उनका, हर बार वायदा रहा इनका। तो वो दिल्ली की जनता ने समझ लिया कि हर बार वायदा करते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक, धर्मेश जी, एक और आखिरी ये सवाल बहुत आपसे बड़ी मेरा। बात है केजरीवाल जी, आखिरी सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है, अलग अलग प्रदेशों में उनकी डिमांड बहुत होती है। दिल्ली के अंदर भी कई जगह पर जाकर जनसभाएं की, रैलियां की, और उसका एक आउटकम ये निकला कि उसी लिहाज से वोट में वो तब्दील होता नजर आया। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर तो खैर चर्चाएं हैं उनके स्ट्राइक रेट की। देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और जनता की बातों को जनता के सामने लेकर के आते हैं, और मैं कह सकता हूँ ये बात सही है कि उनकी हर जगह जी, ये चुनाव में दिल्ली में भी उनका जाना रहा, वो लोकप्रिय है और जो जनता भरोसा भी करती है उनकी बात का। सबसे बड़ी बात है कि निसंकोच होकर के वो अपनी बात कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि दिल्ली हो या फिर मिल्कीपुर की ये उपचुनाव हो, उसमें फतेह हासिल की है बीजेपी ने। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। और इसको लेकर ये जो कसरत की या फिर एक जो मेहनत की है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े नेतृत्व ने भी, तो उसमें सफलता हासिल हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय पर इस वक्त हैं। जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इच्छा इनकी है, क्योंकि एक 2.5 दशक के बाद जो एक मौका मिला है दिल्ली को, या फिर ये कहें कि दिल्ली की आवाम को, कि बीजेपी यहाँ पर शासन करे, बीजेपी का यहाँ पर राज हो, और वही मोहर लगी आज। और मोहर लगने के बाद ये स्थिति है कि कुछ देर में, थोड़ी देर में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संबोधित करेंगे और ये बताएंगे भी कि 2.5 दशकों का जो इंतजार किया उसका फल कितना मीठा निकला है।